दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं दोस्तों, उसके तहत हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कानून एवं सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला के तहत दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, 2023 से लेकर 2011 तक के जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों हम लोगों ने 2012 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब लास्ट हमारा जो प्रश्न बचा था दोस्तों, वह 2011 वर्ष के प्रश्न बचे थे, और इसी के साथ हमारा क्या होगा दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो टॉपिक है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2011 के प्रश्नों को हम देखेंगे, फिर दोस्तों एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और वह होगा दोस्तों हमारा सामान्य विज्ञान, यानी कि दोस्तों हम साइंस से संबंधित प्रश्नों को अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले दोस्तों इन प्रश्नों को हम जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे, और एक नए सब्जेक्ट के साथ वह होगा दोस्तों हमारा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे 2011 में जो हमारे इन्वायरमेंट के प्रश्न पूछे गए। देखें, कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली हमारा क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा कि कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा संबंध में कार्बन क्रेडिट के बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में गलत दिया गया है, जो कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, जबकि ऊपर की ए, बी और सी पॉइंट जो दिए गए हैं वह हमारे कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में बिल्कुल सही हैं, और प्रश्न में हमारा सही नहीं ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा, कार्बन क्रेडिट के संबंध में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना, तो यह तीनों पॉइंट सही दिए गए हैं। जो सही नहीं है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर वही हम मार्क करेंगे, ऑप्शन डी। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। चलिए व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा हमारा दोस्तों कि UNFCCC के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 के देशों को क्या है, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु एक अतिरिक्त उपाय भी प्रस्तावित किया गया, यही कार्बन क्रेडिट कहलाता है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखें क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है हमारा कि UNFCCC के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 के देशों को हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु एक अतिरिक्त उपाय भी प्रस्तावित किया गया, यही हमारा कार्बन क्रेडिट कहलाता है। एक बार और देखेंगे कि UNFCCC के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 के देशों को हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु एक अतिरिक्त उपाय भी प्रस्तावित किया गया, यही दोस्तों हमारा कार्बन क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे जो और इसकी व्याख्या दी गई है उसको भी हम साथ ही साथ में कवर करेंगे और पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, देखिए। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखें क्या रहा दोस्तों हमारा, पढ़िएगा। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान की जाती है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के निर्धारित अंश से कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा फिर से। कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के निर्धारित अंश से कम कार्बन उत्सर्जन करते। कार्बन क्रेडिट का
लक्ष्य है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे कि कार्बन क्रेडिट व्यापार एक मैकेनिकल प्रक्रिया है जो देशों को आपस में कानूनी अनुबंधित उत्सर्जन लक्ष्य के तहत उत्सर्जन छूट की खरीद बिक्री की अनुमति देता। वर्तमान में यूरोपीय एक्सचेंजों में वायदा अनुबंधों के तहत कार्बन क्रेडिट का सक्रिय व्यापार किया जाता है। फिर देखिएगा, कार्बन क्रेडिट व्यापार एक मैकेनिकल प्रक्रिया है जो देशों को आपस में कानूनी क्या है अनुबंधित उत्सर्जन लक्ष्य के तहत उत्सर्जन छूट की खरीद बिक्री की अनुमति देता है। वर्तमान में यूरोपीय एक्सचेंजों में वायदा अनुबंधों के तहत कार्बन क्रेडिट का सक्रिय व्यापार किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखेंगे दूसरा प्रश्न जो हमारा 2011 में पूछा गया है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिएगा, कह रहा है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ। ठीक है, ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूची या सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूची या सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। पहला है कि जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी कि हॉटस्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। क्या है, फिर देखिएगा कि जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी कि हॉटस्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, जो कि हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल गलत पॉइंट दिया गया। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे, कह रहा है कि संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे कि विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट गलत है, सेकेंड पॉइंट हमारा बिल्कुल इस संदर्भ में सही दिया गया है। ठीक है, चलिए तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या हम देख लेते हैं, देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ेंगे। कह रहा है कि IUCN प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में क्या है, विकास गतिविधियों के कारण लुप्त होती जीव वनस्पति प्रजातियों की खोज। ठीक है, फिर क्या है, उनसे संबंधित अनुसंधान तथा उनके संरक्षण हेतु विशेष जानकारियां प्रदान कर विभिन्न देशों एवं संगठनों की सहायता करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। फिर पढ़िएगा कि IUCN प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में विकास गतिविधियों के कारण लुप्त होती जीव एवं वनस्पति प्रजातियों की खोज, उनसे संबंधित अनुसंधान तथा उनके संरक्षण हेतु विशेष जानकारियां प्रदान कर विभिन्न देशों एवं संगठनों की सहायता करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि यह संगठन प्रतिवर्ष दोस्तों रेड डाटा सूची जारी करता और इस सूची में विश्व के सभी भागों एवं सभी पारिस्थितिक तंत्रों के संकटग्रस्त पौधों एवं प्राणी जातियों को शामिल किया जाता है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है अतः केवल कथन 2 सही है। ठीक है, जैव विविधता के प्रखर स्थल यानी कि हॉट स्पॉट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाते तथा विभिन्न देशों की प्रकृति एवं प्राकृतिक स्थलों की सूची यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि IUCN प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में विकास गतिविधियों के कारण लुप्त होती जीव एवं वनस्पति प्रजातियों की खोज, उनसे संबंधित अनुसंधान तथा उनके संरक्षण हेतु विशेष जानकारियां प्रदान कर विभिन्न देशों एवं संगठनों की सहायता करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। संगठन यह कह रहा है प्रतिवर्ष रेड डाटा सूची क्या है दोस्तों जारी करता और इस सूची में विश्व के सभी भागों एवं सभी पारिस्थितिक तंत्रों के संकटग्रस्त पौधों एवं प्राणी जातियों को शामिल किया जाता। कह रहा है कि अतः केवल कथन 2 हमारा क्या है दोस्तों सही है। ठीक है, कह रहा है कि जैव विविधता के प्रखर स्थल हॉट स्पॉट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाते तथा विभिन्न देशों की प्रकृति एवं प्राकृतिक स्थलों की सूची यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का टॉपिक था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में दोस्तों जितने भी हमारे टॉपिक 2023 से लेकर 2011 तक अब तक पूछे गए हैं, सारे टॉपिक को हम लोगों ने पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक कवर कर लिया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बढ़ेंगे एक नए सब्जेक्ट की तरफ और वह होगा दोस्तों हमारा क्या, सामान्य विज्ञान। यानी कि दोस्तों अब हम प्रश्न जो देखेंगे वह जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जनरल साइंस से भी संबंधित दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हमारी क्या हैं प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सामान्य विज्ञान से भी संबंधित सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान के सब्जेक्ट को और उसके सारे प्रश्नों को 2023 से लेके 2011 तक जितने भी ध्यानपूर्वक प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होगा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल।
चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा दोस्तों सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को अब हम कवर करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से जो हमारी 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वह दोस्तों संबंधित होगा भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे, यानी कि फिजिक्स से संबंधित प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला प्रश्न जो भौतिक विज्ञान के तहत 2021 में पूछा गया है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला कह रहा है कि किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः दोस्तों निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः दोस्तों निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। क्या है? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। दूसरा कह रहा है दोस्तों ज्वाला का तापमान, और तीसरा कह रहा है दोस्तों ढक्कन का भार। फिर पढ़ेंगे कि किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो पहला कह रहा है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, दूसरा कह रहा है ज्वाला का तापमान, तीसरा कह रहा है दोस्तों ढक्कन का भार। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, इसमें जो सही ऑप्शन मार्क करेंगे वह है ऑप्शन सी, यानी कि ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और ढक्कन का भार। यह हमारे बिल्कुल सही पॉइंट होंगे। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, जबकि सेकेंड पॉइंट इस संदर्भ में दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और ढक्कन का भार हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और प्रश्न कह रहा था कि किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, व्याख्या इसकी देखिएंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि प्रेशर क्या करता है दोस्तों, प्रेशर कुकर या कम समय में क्या करता है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है कि प्रेशर कुकर या कम समय के भीतर लंबी ब्रेजिंग के प्रभावों का अनुकरण करता है। ठीक है, कह रहा है प्रेशर या कम समय के भीतर लंबी ब्रेजिंग के प्रभावों का अनुकरण करता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि कोई भी भोजन जिसे भाप या पानी आधारित तरल पदार्थों में पकाया जा सकता है। क्या है? फिर देखिएगा, कह रहा है कोई भी भोजन जिसे भाप या पानी आधारित तरल पदार्थों में पकाया जा सकता उसे प्रेशर कुकर में पकाया जा सकता। बड़े छेद से बाहर जाने वाली भाप में वृद्धि होगी जिससे तापमान में अधिक कमी आएगी, अतः कथन एक सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बंद कुकर के अंदर तरल पर सतह का दबाव बढ़ाकर हम खाना पकाने का तापमान बढ़ा सकते हैं, और कुकर के ढक्कन के ऊपर रखे वजन को बदलकर इस दबाव को समायोजित किया जा सकता, अतः कथन 3 हमारा सही है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि प्रेशर या कम समय के भीतर लंबी ब्रेजिंग के प्रभावों का अनुकरण करता है। कोई भी भोजन जिसे भाप या पानी आधारित तरल पदार्थों में पकाया जा सकता उसे प्रेशर कुकर में पकाया जा सकता। कह रहा है कि बड़े छेद से बाहर आने वाली भाप में वृद्धि होगी जिससे तापमान में अधिक कमी आएगी, अतः कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि बंद कुकर के अंदर तरल पर सतह का दबाव बढ़ाकर हम खाना पकाने का तापमान बढ़ा सकते हैं। कुकर के ढक्कन के ऊपर रखे वजन को बदलकर इस दबाव को समायोजित किया जा सकता, अतः कथन 3 हमारा सही है। ठीक है, तो हम लोगों ने सही ऑप्शन मार्क किया था ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है वह है दूसरा प्रश्न, उसको ध्यानपूर्वक हम बढ़ेंगे। ठीक है, देखें। ठीक है, कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है दोस्तों, ठीक है ध्यानपूर्वक पढ़िए, हमारा कह रहा है क्या कि सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां दोस्तों एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां हमारी एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सोडियम बत्तियां दोस्तों प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में दोस्तों सार्थक वर्ण सुविधाएं यानी कि कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे कि सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता, तो यह पॉइंट हमारा
बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग 1 वाणी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं यानी कि कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो बिल्कुल सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसका दोस्तों हम क्या है व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, व्याख्या कह रहा है क्या है कि हाई प्रेशर सोडियम बत्तियां, क्या है हाई प्रेशर सोडियम बत्तियां दोस्तों सर्वदिशी क्या होती हैं, ऑमनी डायरेक्शनल होती हैं, जो 360 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि हाई प्रेशर सोडियम बत्तियां यानी कि सोडियम लैंप्स सर्वदिशी यानी कि ऑमनी डायरेक्शनल होती हैं और जो 360 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की इसकी देखेंगे व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे भी इसकी जो व्याख्या दी गई है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा क्या है, इसमें प्रकाश का अधिक अपव्यय होता है। ठीक है, क्या है फिर से देखेंगे। कह रहा है कि हाई प्रेशर सोडियम बत्तियां सर्वदिशिक होती हैं जो 360 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती हैं और इसमें प्रकाश का अधिक अपव्यय होता है। ठीक है, जो इसे कम कुशल बनाता है दोस्तों वही एलईडी बत्तियां जो होती हैं, एलईडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखें कि लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, कह रहा है कि वही एलईडी बत्तियां क्या हैं, प्रकाश दक्षता को बनाए रखने और लक्षित क्षेत्रों पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए 180 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या है, इसमें प्रकाश का अधिक अपव्यय होता जो इसे कम कुशल बनाता, वहीं एलईडी बत्तियां प्रकाश दक्षता को बनाए रखने और लक्षित क्षेत्रों पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए 180 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि सड़क की बत्तियों के रूप में सोडियम बत्तियों की तुलना में एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अवधि सोडियम बत्तियों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होती है, अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा, सड़क की बत्तियों के रूप में सोडियम बत्तियों की तुलना में एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अवधि सोडियम बत्तियों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होती है, अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों हमारी सोडियम बत्तियां एक बहुत ही संकीर्ण आवृत्ति यानी कि 589 और 589.56 नैनोमीटर के 2 तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करती हैं। फिर देखिएगा, सोडियम बत्तियां दोस्तों एक बहुत ही संकीर्ण आवृत्ति यानी कि दोस्तों 589 और 589.56 नैनोमीटर के 2 तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, इनके दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम दोस्तों एक वर्णी यानी कि मोनोक्रोमैटिक होता है जो पीले रंग का उत्सर्जन करता है, जबकि एलईडी बत्तियों में बहुत ही विस्तृत आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य उपलब्ध होता है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर पढ़ेंगे कि सोडियम बत्तियां एक बहुत ही संकीर्ण आवृत्ति दोस्तों यानी कि 589 और 589.56 नैनोमीटर के 2 तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करती हैं। इनके दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम दोस्तों एक वर्णी यानी कि मोनोक्रोमैटिक होता है जो पीले रंग का उत्सर्जन करता है, जबकि एलईडी बत्तियों में बहुत ही विस्तृत आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य उपलब्ध होता है, अतः कथन 3 हमारा सही है, अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अब बढ़ेंगे 2019 के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस और फिजिक्स से संबंधित प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे। चलिए 2019 में जो प्रश्न पूछा गया है उसको देखेंगे। कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया, इस प्रेक्षण का क्या महत्व है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया है, इस प्रेक्षण का क्या महत्व है। ठीक है, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी यानी कि गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। क्या है, फिर देखेंगे कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया है, इस प्रेक्षण का क्या महत्व है, तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं, ध्यानपूर्वक व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा व्याख्या इसकी क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या दोस्तों हम देखते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। क्या है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने
पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया तथा इससे गुरुत्वीय तरंगों यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स का अभिज्ञान हुआ, इसलिए विकल्प भी हमारा बिल्कुल सत्य है। फिर देखिएगा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया तथा इससे गुरुत्वीय तरंगों यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स का अभिज्ञान हुआ है, इसलिए विकल्प भी हमारा बिल्कुल सत्य है। चलिए नोट जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि गुरुत्वीय तरंगे दोस्तों समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं। क्या है? फिर देखिएगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स दोस्तों समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं। इनके अस्तित्व का पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1916 में थ्योरी ऑफ क्या है जनरल रिलेटिविटी के प्रतिपादन में किया गया था। ये तरंगे प्रकाशीय तरंगों से भिन्न है। ये तरंगे किसी परमाणु से भी लाख गुना छोटी होती हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि गुरुत्वीय तरंगे समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं। इनके अस्तित्व का पूर्वानुमान दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1916 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के प्रतिपादन में किया गया था। ये तरंगे प्रकाशीय तरंगों से भिन्न हैं और ये तरंगे किसी परमाणु से भी लाख गुना छोटी होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि गुरुत्वीय तरंगों की खोज में खगोलविदों ने दोस्तों अत्याधुनिक एवं बेहद संवेदनशील लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों लीगो। फिर देखिएगा कि गुरुत्वीय तरंगों की खोज में दोस्तों खगोलविदों ने अत्याधुनिक एवं बेहद संवेदनशील लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया है, जिसे हम कहेंगे लीगो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि वर्ष 2017 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार गुरुत्वीय तरंगों के अवलोकन के लिए 3 वैज्ञानिकों यानी कि दोस्तों रेनरविस, ठीक है, फिर क्या है बैरी सीवेरिस और फिर है दोस्तों किप एस्थॉर्न को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। फिर देखिएगा वर्ष 2017 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार गुरुत्वीय तरंगों के अवलोकन के लिए 3 वैज्ञानिकों यानी कि दोस्तों रेनरविस, फिर है हमारे बैरी सीवेरिस और फिर है दोस्तों किप एस्थॉर्न को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 2019 के प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे 2018 के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चले सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, चलिए देखेंगे 2018 में पूछे गए प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। देखेंगे 2018 में हमारा क्या प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं 2018 में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, चलिए 2018 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश हमारा गुरुत्व द्वारा क्या दोस्तों प्रभावित होता है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि प्रकाश हमारा गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्रह्मांड हमारा लगातार फैल रहा, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पदार्थ अपने चारों ओर के द्विकाल को विंकुचित करता या वार्प करता है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश हमारा गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पदार्थ अपने चारों ओर के द्विकाल को विंकुचित या वार्प करता है। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से एल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षिता के सामान्य सिद्धांत का या कि भविष्य कथन कौन सा से हैं जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है। ठीक है, फिर देखिएगा कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश हमारा गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ब्रह्मांड हमारा लगातार फैल रहा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पदार्थ अपने चारों ओर के द्विकाल को विंकुचित या वार्प करता है। ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि उपर्युक्त में से एल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षिता के सामान्य सिद्धांत का या कि भविष्य कथन कौन सा या से हैं जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या क्या दे रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों हमारा कि सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश न्यूट्रॉन तारे अथवा ब्लैक होल जैसे विशालकाय पिंडों से होकर गुजरता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। ठीक है, क्या दे रहा है, फिर से देखिएगा। कह रहा है कि सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश न्यूट्रॉन तारे अथवा ब्लैक होल जैसे विशालकाय पिंडों से होकर गुजरता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षिकता का सिद्धांत गुरुत्व के ढांचे की व्याख्या करता, इसी से ब्लैक होल के अस्तित्व का पता चलता और ब्रह्मांड के रहस्य भी इससे खुलते हैं। आइंस्टीन का मानना था कि डार्क एनर्जी ऐसी
अनजानी ऊर्जा है जिसकी वजह से ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा और आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे, इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अपने चारों ओर के द्विकाल को विंकुचित करता है, अतः कथन 3 भी हमारा सही है। इस प्रकार विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से व्याख्या पढ़ लेते हैं कि सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश न्यूट्रॉन तारे अथवा ब्लैक होल जैसे विशालकाय पिंडों से होकर गुजरता तो उसकी ओर दोस्तों क्या होता है, आकर्षित होता है, अतः कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि आइंस्टीन का सामान्य हमारा सापेक्षिकता का सिद्धांत गुरुत्व के ढांचे की व्याख्या करता है, इसी से ब्लैक होल के अस्तित्व का पता चलता और ब्रह्मांड के रहस्य भी इससे खुलते हैं। कह रहा है कि आइंस्टीन का मानना था कि डार्क एनर्जी ऐसी अनजानी ऊर्जा है जिसकी वजह से दोस्तों ब्रह्मांड हमारा तेजी से फैल रहा और आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अपने चारों ओर के द्विकाल को विंकुचित करता है, अतः कथन 3 हमारा सही है। इस प्रकार विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2017 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों सामान्य विज्ञान और दोस्तों टॉपिक चल रहा था फिजिक्स से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा 2017 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में दोस्तों क्या है, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। फिर देखिएगा कभी कभी समाचारों में दोस्तों इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल इस संदर्भ में सही होगा। फिर देखिएगा कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। फिर देखिएगा कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा दोस्तों हमारा इवेंट होराइजन ब्लैक होल से संबंधित है। क्या है, पहला पढ़िए लाइन, कह रहा है कि इवेंट होराइजन हमारा ब्लैक होल से संबंधित है। दूसरा दोस्तों है हमारा सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा सिंगुलैरिटी हमारा स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थान है जहां खगोलीय पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र दोस्तों क्या हमारा अनंत हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए। क्या है सिंगुलैरिटी दोस्तों, स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थान है जहां खगोलीय पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र हमारा अनंत हो जाता है। फिर देखिएगा स्प्रिंग थ्योरी दोस्तों एक विमीय वस्तुओं के अंतरिक्ष में गमन को बताती है। क्या है, स्प्रिंग थ्योरी हमारी एक विमीय वस्तुओं के अंतरिक्ष में गमन को बताती है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। कह रहा है कि स्टैंडर्ड मॉडल हमारा पार्टिकल फिजिक्स का एक सिद्धांत है जो यूनिवर्स के 4 क्या है फंडामेंटल फोर्स के बारे में चर्चा करता है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा स्टैंडर्ड मॉडल दोस्तों पार्टिकल फिजिक्स का एक सिद्धांत है जो यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्स के बारे में चर्चा करता, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक, जो हमारा 2017 में पूछा गया है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे सारे प्रश्न, इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, चलिए देखेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए पढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे। कह रहा है कि कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, जिसे हम क्या कहेंगे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड या ओलेड भी कहते हैं, इसका उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श यानी कि डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में ओलेड प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी हैं। फिर देखिएगा कि कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड, जिसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ओलेड, का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में ओलेड प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ओलेड, जिसे हम क्या कहेंगे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं। फिर देखिएगा ओलेड प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ओलेड के प्रयोग से दोस्तों वस्त्र में अंत स्थापित ऊपर विलनीय प्रदर्श यानी कि रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। फिर देखिएगा ओलेड के प्रयोग से वस्त्र में अंत स्थापित ऊपरी विलनीय प्रदर्श यानी कि रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि ओलेड के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श हमारा संभव है। क्या है, ओलेड के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श हमारा संभव है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर आप चुने। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल हम सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है हमारा क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है, फिर पढ़िएगा
कह रहा है कि कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड या ओलेड, कह रहा है इसका उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन यानी कि डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता। कह रहा है कि द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में ओलेड प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि ओलेड, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड भी, कह रहा है कि प्रदर्श हमारा नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविर्चित किए जा सकते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविर्चित किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, ओलेड जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित ऊपरी वेल्लनीय प्रदर्श रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि ओलेड के प्रयोग से दोस्तों पारदर्शी प्रदर्शन संभव है। ठीक है, तो इस संदर्भ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। सही ऑप्शन हम मार्क करेंगे, ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है हमारा कि ओएलईडी, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, तकनीक का व्यावसायिक प्रयोग मोबाइल फोन, पोर्टेबल डिजिटल मीडिया प्लेयर्स, कार रेडियो और डिजिटल कैमरों में किया जाता है। फिर देखिएगा, ओएलईडी जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, तकनीक का व्यावसायिक प्रयोग मोबाइल फोन, पोर्टेबल डिजिटल मीडिया प्लेयर्स, कार रेडियो और डिजिटल कैमरों में किया जाता है। फिर देखिएगा, यह रोल करने योग्य डिस्प्ले से बना होता है, जो कि ओएलईडी की अद्वितीय विशेषता है। क्या है, यह रोल करने योग्य डिस्प्ले से बना होता है, जो कि ओएलईडी की अद्वितीय विशेषता है। ठीक है, कह रहा है हमारा कि ओएलईडी डिस्प्ले दोस्तों लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स पर निर्मित किया जा सकता है। क्या है, ओएलईडी डिस्प्ले दोस्तों लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स पर निर्मित किया जा सकता है, जिसके कारण अन्य नए अनुप्रयोगों के लिए लचीले कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड का निर्माण संभव होता है, जैसे कपड़ों में अंतः स्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले, पारदर्शी ओएलईडी उपकरण बनाने के लिए उपकरण के दोनों ओर पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी संपर्क का उपयोग करते हैं। फिर देखिएगा कि ओएलईडी तकनीक का व्यावसायिक प्रयोग दोस्तों मोबाइल फोन, पोर्टेबल डिजिटल मीडिया प्लेयर्स, कार रेडियो और डिजिटल कैमरों में किया जाता है। फिर कह रहा है कि यह रोल करने योग्य डिस्प्ले से बना होता है, जो कि दोस्तों ओएलईडी की क्या दोस्तों अद्वितीय विशेषता है। ठीक है, कह रहा है कि ओएलईडी डिस्प्ले दोस्तों लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स पर निर्मित किया जा सकता है, जिसके कारण अन्य नए अनुप्रयोगों के लिए लचीले कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड का निर्माण संभव होता है, जैसे कपड़ों में अंतः स्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले, पारदर्शी ओएलईडी उपकरण बनाने के लिए दोस्तों उपकरण के दोनों ओर पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी संपर्क का उपयोग करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम 2015 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न हमारे सारे दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 2015 में पूछे गए प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक यानी कि पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखिएगा, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक यानी कि पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखिएगा, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में दोस्तों समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक यानी कि पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रोनो क्या है, संसूचक यानी कि न्यूट्रोनो डिटेक्टर है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है, यह भी हमारा सही है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर देखिएगा, कह रहा है कि आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में दोस्तों समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक यानी कि पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो संसूचक यानी कि न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह डार्क मैटर यानी कि खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। इस प्रश्न की व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए व्याख्या इसकी हम देखते हैं। चलिए दोस्तों व्याख्या देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों हमारा आइस क्यूब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो क्या है, टेलीस्कोप है। क्या है, फिर देखिएगा, आइस क्यूब हमारा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, जिसे दोस्तों हम लोगों ने अंटार्कटिका की जमी बर्फ दक्षिणी ध्रुव की गहराई में लगभग 2500 मीटर नीचे लगाया गया है। फिर पढ़िएगा,
कह रहा है दोस्तों हमारा आइस क्यूब क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है जिसे दोस्तों अंटार्कटिका की जमी बर्फ यानी कि दक्षिणी ध्रुव की गहराई में लगभग 2500 मीटर नीचे लगाया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह डार्क मैटर को खोजने का प्रभावी उपकरण है तथा यह भौतिक प्रकृति में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो कणों के रहस्यपूर्ण उद्भव की प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर सकता है। फिर देखिएगा, यह डार्क मैटर को खोजने का प्रभावी उपकरण है तथा यह भौतिक प्रकृति में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो कणों के रहस्यपूर्ण उद्भव की प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह एक प्रकार का न्यूट्रिनो कण संसूचक यानी कि न्यूट्रिनो डिटेक्टर है और यह कण आवेश रहित तथा न्यूनतम भार वाले होते हैं। फिर देखिएगा, यह एक प्रकार का न्यूट्रिनो कण संसूचक यानी कि न्यूट्रिनो डिटेक्टर है और यह कण दोस्तों आवेश रहित तथा न्यूनतम भार वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि न्यूट्रिनो कणों का उत्सर्जन दोस्तों अंतरिक्ष में तारों के विस्फोट, सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, कॉस्मिक किरणों के पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित परमाणुओं के नाभिकों से टकराने आदि से होता है। फिर पढ़ेंगे कि न्यूट्रिनो कणों का उत्सर्जन दोस्तों अंतरिक्ष में तारों के विस्फोट, सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, कॉस्मिक किरणों के पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित परमाणुओं के नाभिकों से टकराने आदि से होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखें। कह रहा है कि न्यूट्रिनो दोस्तों सामान्यतः हर जगह उपस्थित होते, ये किसी भी वस्तु के आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, न्यूट्रिनो सामान्यतः हर जगह उपस्थित होते, ये किसी भी वस्तु के आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है चूंकि तीनों ही कथन सही है अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक। वह है हमारा 2014 में पूछा गया प्रश्न जिसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है हमारा कि सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में क्या है, जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा, पहला कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया हमारी प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया हमारा दिष्ट धारा का जनन करती है, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत दिया गया। फिर देखिएगा कि भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के लिए विनिर्माण आधार है किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकियों के लिए नहीं, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। जो सही पॉइंट है वह केवल फर्स्ट दिया गया है। फिर पढ़ेंगे कि सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है और कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से क्या है हमारे, कौन से सही हैं, तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, और चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी साथ ही साथ में हम कवर कर लेंगे। व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी देखिएगा ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, पहला व्याख्या पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या दिया गया है, देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि सौर शक्ति उत्पादन प्रौद्योगिकी में क्या है, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि सौर शक्ति उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया फोटोवोल्टेइक सिस्टम हमारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सौर तापीय प्रणाली हमारा गर्म जल, गर्म वायु, वाष्प आदि के रूप में ताप पैदा करने में सौर विकिरणों का प्रयोग कर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि सौर शक्ति उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया यानी कि फोटोवोल्टेइक सिस्टम सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सौर तापीय प्रणाली हमारा गर्म जल, गर्म वायु, वाष्प आदि के रूप में ताप पैदा करने में सौर विकिरणों का प्रयोग कर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, जिसके द्वारा दोस्तों विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए,
देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है हमारा कि प्रकाश फोटान के रूप में चलता है। क्या है, देखिएगा, कह रहा है दोस्तों हमारा प्रकाश क्या है, फोटान के रूप में चलता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है प्रकाश फोटान के रूप में चलता, जो ऊर्जा के क्या है दोस्तों, हमारे पैकेट होते हैं। ठीक है, लघु तरंग दैर्ध्य वाले फोटान दोस्तों क्या है, उच्च ऊर्जा को धारण करते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है प्रकाश फोटान के रूप में चलता है और जो ऊर्जा के पैकेट होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि लघु तरंग दैर्ध्य वाले फोटान हमारे उच्च ऊर्जा को धारण करते, सौर ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में ही पृथ्वी को दोस्तों प्राप्त होती। यह ऊर्जा आवेशित प्लेट पर पड़कर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है हमारा दोस्तों कि प्रकाश फोटान के रूप में चलता है, जो ऊर्जा के पैकेट होते हैं। ठीक है, लघु तरंग दैर्ध्य वाले फोटान दोस्तों उच्च ऊर्जा को धारण करते हैं। क्या है, लघु तरंग दैर्ध्य वाले फोटान हमारे उच्च ऊर्जा को धारण करते। कह रहा है कि सौर ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में ही पृथ्वी को प्राप्त होती है और यह ऊर्जा आवेशित प्लेट पर पड़कर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा। ठीक है, देखें, कह रहा है हमारा कि प्रकाश वोल्टीय प्रणाली एक सेल की भांति प्रत्यक्ष धारा यानी कि डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय प्रणाली एक सेल की भांति दोस्तों प्रत्यक्ष धारा यानी कि डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है। सेल एक दूसरे से जुड़कर दोस्तों प्रारूप का निर्माण करते तथा अंत में प्रारूप की एक श्रृंखला में सूर्य का प्रकाश वोल्टीय प्रणाली के लिए ईंधन का कार्य करता है। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि प्रकाश वोल्टीय प्रणाली क्या है, पढ़िए, कह रहा है प्रकाश वोल्टीय प्रणाली एक सेल की भांति प्रत्यक्ष धारा यानी कि डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है। कह रहा है कि सेल एक दूसरे से जुड़कर प्रारूप का निर्माण करते हैं तथा अंत में प्रारूप की एक श्रृंखला में सूर्य का प्रकाश वोल्टीय प्रणाली के लिए ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः सिलिकॉन की धातु प्लेट का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः सिलिकॉन की धातु प्लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया और सौर तापीय प्रक्रिया दोनों ही दोस्तों दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के रूप में विद्युत का उत्पादन करती हैं। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी और प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया के विनिर्माण का आधार है। फिर पढ़ेंगे कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया और सौर तापीय प्रक्रिया दोनों ही दोस्तों दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के रूप में विद्युत का उत्पादन करती हैं। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी और प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया के विनिर्माण का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि फोटोवोल्टीय प्रौद्योगिकी आधारित 100 किलोवाट क्षमता वाले 2 संयंत्रों की स्थापना उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर एवं सराय सीधी में की जा रही है। फिर देखिएगा, फोटोवोल्टीय प्रौद्योगिकी आधारित 100 किलोवाट क्षमता वाले 2 संयंत्रों की स्थापना उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर एवं सराय सीधी में की जा रही। अतः केवल कथन एक सही है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा 2013 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि। ध्यानपूर्वक फिर पढ़ेंगे। कह रहा है साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि, तो सही ऑप्शन बिल्कुल हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। फिर देखिएगा, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि ऑप्शन सी, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। फिर देखिएगा, पहिया और धुरी के बीच दोस्तों संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके हम व्याख्या दोस्तों ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। देखिएगा, व्याख्या में जो पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि बॉल बेयरिंग एक प्रकार का घूमने वाला अवयव यानी कि दोस्तों रोलिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसका किसी घूमने वाली वस्तु के घर्षण के स्तर को कम करने तथा उसके पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श क्षेत्र घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि बॉल बेयरिंग दोस्तों एक प्रकार का घूमने वाला अवयव यानी कि रोलिंग एलिमेंट होता है, जिसका किसी घूमने वाली वस्तु के घर्षण के स्तर को कम करने तथा उसके पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श क्षेत्र घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, चूंकि मशीनों में घर्षण के कारण दोस्तों ऊर्जा का अपव्यय होता और टूट फूट अधिक होती, कह रहा है इसलिए यह सर्पी घर्षण बल क्या है, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लोटनिक घर्षण बल यानी कि रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में बदलता है। फिर देखिएगा, चूंकि मशीनों में दोस्तों घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट अधिक होती है, इसलिए दोस्तों यह सर्पी घर्षण बल यानी कि स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लोटनिक घर्षण बल यानी कि रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में बदलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि चूंकि लोटनिक घर्षण बल का मान क्या है, कह रहा है चूंकि लोटनिक घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। क्या है, फिर देखिएगा, कह रहा है चूंकि लोटनिक घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, अतः यह घर्षण को कम करके मशीनों के कलपुर्जों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। फिर देखिएगा, चूंकि लोटनिक घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, अतः यह घर्षण को कम करके मशीनों के कलपुर्जों को क्षतिग्रस्त
क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। चलिए इसकी आगे की जो व्याख्या दी गई है उसको भी हम पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या दिया गया है इसकी आगे की व्याख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है, व्याख्या इसकी आगे की इंपॉर्टेंट है, देखिए। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यही कारण है कि इसका प्रयोग दोस्तों साइकिल और कारों के पहियों तथा पंखे इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है चूंकि लोटनिक घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, अतः यह घर्षण को कम करके मशीनों के कल पुर्जों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। और कह रहा है कि यही कारण है कि इसका प्रयोग साइकिल और कारों के पहियों तथा पंखे इत्यादि में किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इससे साइकिल तथा कारों को तेज गति प्रदान की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2013 में पूछे गए सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे सेकंड प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है हमारा गोधूलि में सूर्य का क्या है दोस्तों, आमाप। क्या है पहला पॉइंट, कह रहा है गोधूलि में सूर्य का आमाप। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उषा काल में सूर्य का रंग। तीसरा कह रहा है उषा काल में चंद्रमा का दिखना। और चौथा कह रहा है आकाश में तारों का टिमटिमाना। पांचवा कह रहा है दोस्तों आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। और कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे दृष्टि भ्रम यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे, ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। यानी कि दोस्तों गोधूलि में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सभी दोस्तों हमारे क्या हैं, दृष्टि भ्रम यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों गोधूलि में सूर्य का अमाप। दूसरा कह रहा है उषा काल में सूर्य का रंग। तीसरा कह रहा है उषा काल में चंद्रमा का दिखना। चौथा कह रहा है आकाश में तारों का टिमटिमाना। पांचवा कह रहा है आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे दृष्टि भ्रम यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन जो मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, फिर पढ़िएगा। तो पहला हो जाएगा दोस्तों गोधूलि में सूर्य का अमाप, बिल्कुल सही है दोस्तों, यह हमारा क्या है, एक दृष्टि भ्रम है। ठीक है, फिर हमारा उषा काल में सूर्य का रंग, यह भी दोस्तों हमारा एक दृष्टि भ्रम यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन है। और आकाश में तारों का टिमटिमाना, यह भी दोस्तों हमारा एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो सही पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है। थर्ड और फिफ्थ पॉइंट इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन हम बिल्कुल राइट मार्क करेंगे, ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। और साथ ही में व्याख्या इसकी हम देखेंगे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों व्याख्या इसकी ध्यानपूर्वक हम देखते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि दृष्टि भ्रम ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई वस्तु प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण अपने मूल स्वरूप से भिन्न दिखती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि दृष्टि भ्रम यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई वस्तु प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण अपने मूल स्वरूप से भिन्न दिखती हुई प्रतीत होती है। एक बार और पढ़ेंगे कि दृष्टि भ्रम यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन्स दोस्तों एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई वस्तु प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण अपने मूल स्वरूप से भिन्न दिखाई हुई प्रतीत होती है। चलिए आगे देखेंगे, दृष्टि भ्रम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला जो कह रहा है वह है तारों का टिमटिमाना। दूसरा कह रहा है दोस्तों गोधूलि में सूर्य का अमाप। फिर है दोस्तों हमारा द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। और चौथा है जल में पड़े सिक्के का ऊपर उठा होना, क्या है, दिखाई पड़ना। फिर देखिएगा दृष्टि भ्रम के उदाहरण हैं। पहला है दोस्तों तारों का टिमटिमाना। दूसरा है हमारा गोधूलि में सूर्य का अमाप। तीसरा है द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। और चौथा है जल में पड़े सिक्के का ऊपर उठा होना, दिखाई पड़ना। ये सभी दोस्तों हमारे क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें दृष्टि भ्रम के रूप में प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखेंगे, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जब प्रकाश दोस्तों सघन से विरल अथवा विरल से सघन माध्यम में गमन करता तो प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। फिर देखिएगा, जब प्रकाश हमारा सघन से विरल अथवा विरल से सघन माध्यम में गमन करता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस पॉइंट को भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा पढ़ेंगे कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के घनत्वों में क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। ठीक है, वायुमंडल की निचली परत सघनतम होती और ऊपर की ओर जाने पर दोस्तों क्रमशः विरल होती जाती। अतः इन विविधात्मक घनत्व वाली वायुमंडलीय परतों पर आपतित प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कभी कम तो कभी अधिक होता है। फिर देखिएगा, वायुमंडल की विभिन्न परतों के घनत्वों में अंतर होता है। वायुमंडल की निचली परत सघनतम होती है और ऊपर की ओर जाने पर क्रमशः विरल होती जाती है। अतः इन विविधात्मक घनत्व वाली वायुमंडलीय परतों पर आपतित प्रकाश का
अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कभी कम तो कभी अधिक होता है। फिर देखिएगा कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के घनत्वों में अंतर होता है। वायुमंडल की निचली परत सघनतम होती है और ऊपर की ओर जाने पर क्रमशः विरल होती जाती। अतः इन विविधात्मक घनत्व वाली वायुमंडलीय परतों पर आपतित प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कभी कम तो कभी अधिक होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा, ठीक है। देखें कह रहा दोस्तों हमारा क्या है कि कह रहा है हमारा दोस्तों, देखेंगे कि शाम अर्थात गोधूली के समय सूर्य का तिरछापन अधिक होता है। क्या है, कह रहा है कि शाम अर्थात गोधूली के समय सूर्य का तिरछापन अधिक होता है। अतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण सघन माध्यम से स्थित प्रेक्षक को विरल माध्यम में स्थित सूर्य का आकार बड़ा प्रतीत होता है, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि शाम अर्थात गोधूली के समय सूर्य का दोस्तों तिरछापन क्या होता है, अधिक होता है। अतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण सघन माध्यम में स्थित प्रेक्षक को विरल माध्यम में स्थित सूर्य का आकार बड़ा प्रतीत होता है, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों कि शाम अर्थात गोधूली के समय सूर्य का तिरछापन अधिक होता है। क्या है, शाम अर्थात गोधूली के समय सूर्य का तिरछापन अधिक होता है। अतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण सघन माध्यम में स्थित प्रेक्षक को विरल माध्यम में स्थित सूर्य का आकार बड़ा प्रतीत होता है, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि उषा काल में दोस्तों सूर्य का प्रकाश क्या है, वायुमंडलीय धूल कणों से टकराकर प्रकीर्णित होता है। फिर देखिएगा कह रहा है कि उषा काल में सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय धूल कणों से टकराकर प्रकीर्णित होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन दोस्तों न्यूनतम होने से हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, जबकि अन्य रंग विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। फिर देखिएगा कि उषा काल में सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय धूल कणों से टकराकर प्रकीर्णित होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने से हमें सूर्य लाल दिखाई देता, जबकि अन्य रंग विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। फिर देखिएगा उषा काल में सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय धूल कणों से टकराकर प्रकीर्णित होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने से हमें सूर्य लाल दिखाई देता, जबकि अन्य रंग विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि तारे दोस्तों निरंतर क्या है, चमकते रहते हैं, लेकिन प्रकाश किरणों की विभिन्न घनत्व वाली परतों से अपवर्तन के कारण प्रकाश की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, जिससे दोस्तों तारे हमारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। फिर देखिएगा कि तारे दोस्तों निरंतर चमकते रहते हैं, लेकिन प्रकाश किरणों की विभिन्न घनत्व वाली परतों से अपवर्तन के कारण प्रकाश की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, जिससे दोस्तों तारे हमारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और पढ़ लेंगे कि तारे हमारे निरंतर चमकते रहते हैं, लेकिन प्रकाश किरणों के विभिन्न घनत्व वाली परतों से अपवर्तन के कारण प्रकाश की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, जिससे दोस्तों तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों 2013 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। क्या है, कह रहा है कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में क्या दोस्तों विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है जैसे कि दोस्तों गुरुत्व, फिर है हमारा विद्युत चुंबकत्व, फिर है दुर्बल नाभिकीय बल और फिर है दोस्तों प्रबल नाभिकीय बल। कह रहा है कि उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। फिर देखिएगा कह रहा है कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जैसे कि दोस्तों क्या है, हमारा गुरुत्व, फिर है दोस्तों विद्युत चुंबकत्व, फिर है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल और फिर है दोस्तों क्या, हमारा प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। पहला है दोस्तों हमारा ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि गुरुत्व। दूसरा है दोस्तों हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, फोर्स। फिर है दोस्तों हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स और फिर है दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। कह रहा है कि उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही नहीं है। कह रहा है कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। क्या है, ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। कह रहा है कि गुरुत्व हमारा यानी कि क्या है, ग्रेविटी हमारा चारों में क्या है, सबसे प्रबल है। ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यही हमारा जो ऑप्शन है वह सही नहीं है। बाकी के पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। सही पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। क्या है, देखिएगा कि विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। सी पढ़ेंगे कि दुर्बल नाभिकीय बल दोस्तों क्या है, विघटन नाभिकता का कारण है। फिर देखिएगा दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। और डी कह रहा है कि प्रबल नाभिकीय बल दोस्तों परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। क्या है, प्रबल नाभिकीय बल हमारा परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, जबकि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत है। चलिए अब साथ ही साथ दोस्तों हम ध्यानपूर्वक व्याख्या को पढ़ेंगे। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें व्याख्या इसकी क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकृति में ज्ञात चारों बलों, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रकृति में ज्ञात चारों बलों यानी कि दोस्तों ग्रेविटी,
फिर हमारा विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, और फिर है दोस्तों हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, में से सबसे कमजोर दोस्तों क्या है, हमारा गुरुत्व बल होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, प्रकृति में ज्ञात 4 बलों यानी कि दोस्तों गुरुत्व, ग्रेविटी, विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, और प्रबल नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में सबसे कमजोर दोस्तों हमारा क्या होता है, गुरुत्व बल होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि इन बलों के सापेक्ष परिमाण निम्नांकित हैं। ठीक है, इधर दिया गया दोस्तों बल और फिर है इधर सापेक्ष परिमाण। पहला कह रहा है कि प्रबल नाभिकीय बल जिसका सापेक्ष परिमाण 1 या 1 होता है। ठीक है, फिर है विद्युत चुंबकीय बल जिसका दोस्तों सापेक्ष परिमाण होता है 10⁻⁻²। ठीक है, फिर है हमारा क्षीण नाभिकीय बल जिसका दोस्तों सापेक्ष परिमाण होता है 10⁻⁻13। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा गुरुत्वीय बल जिसका सापेक्ष परिमाण होता है दोस्तों 10⁻⁻14। कह रहा है अतः केवल कथन ए असत्य है और उक्त तीनों बी, सी तथा डी हमारे सत्य हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है इन बलों के सापेक्ष परिमाण निम्नांकित हैं। बल और सापेक्ष परिमाण, पहला कह रहा है कि प्रबल नाभिकीय बल जो कि दोस्तों क्या है, इसका सापेक्ष परिमाण है हमारा 1। ठीक है, फिर है हमारा विद्युत चुंबकीय बल जिसका सापेक्ष परिमाण है 10⁻⁻²। फिर है दोस्तों हमारा क्षीण नाभिकीय बल जिसका सापेक्ष परिमाण है 10⁻⁻13। फिर है हमारा गुरुत्वीय बल जिसका दोस्तों सापेक्ष परिमाण है 10⁻⁻14। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि केवल कथन ए असत्य और उक्त तीनों बी, सी तथा डी सत्य हमारे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। क्या है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं। पहला कह रहा है दोस्तों परिक्षेपण। क्या है, पहला कह रहा है दोस्तों हमारा परिक्षेपण जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्पर्सन। ठीक है, परिक्षेपण। फिर दोस्तों हम क्या कहेंगे, अपवर्तन जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्शन। और फिर है दोस्तों हमारा आंतरिक परावर्तन जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं हमारी जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है परिक्षेपण जिसे हम कहेंगे डिस्पर्सन, दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा अपवर्तन जिसे कहेंगे रिफ्रैक्शन, और तीसरा कह रहा है आंतरिक परावर्तन जिसे कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या देखेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या है हमारा, कह रहा है कि इंद्रधनुष एक प्रकाशिकीय एवं वायुमंडलीय परिघटना है जो वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर क्रमशः प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एवं परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बंटने के कारण होती है। फिर देखिएगा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इंद्रधनुष एक प्रकाशिकीय एवं वायुमंडल परिघटना है जो वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर क्रमशः प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एवं परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बंटने के कारण क्या है दोस्तों, होती है। फिर पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष एक प्रकाशिकीय एवं वायुमंडलीय परिघटना है जो वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर क्रमशः प्रकाश के अपवर्तन यानी कि दोस्तों रिफ्रैक्शन, फिर है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर है दोस्तों क्या, परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बंटने के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जब सूर्य की किरणें वर्षा बूंदों पर आपतित होती हैं तो श्वेत प्रकाश का बूंद के उत्तल तल से अपवर्तन होकर आंतरिक परावर्तन होता और जब ये बूंदों से बाहर निकलने लगती हैं तो विक्षेपित या, फिर देखिएगा, जब सूर्य की किरणें वर्षा बूंदों पर आपतित होती हैं तो श्वेत प्रकाश का बूंद के उत्तल तल से अपवर्तन होकर आंतरिक परावर्तन होता है। फिर देखिएगा, जब सूर्य की किरणें वर्षा बूंदों पर आपतित होती हैं तो श्वेत प्रकाश का बूंद के उत्तल तल से अपवर्तन होकर आंतरिक परावर्तन होता है और जब ये बूंदों से बाहर निकलने लगती हैं तो विक्षेपित या क्या है। फिर देखिएगा, जब सूर्य की किरणें वर्षा बूंदों पर आपतित होती तो श्वेत प्रकाश का बूंद के उत्तल तल से अपवर्तन होकर आंतरिक परावर्तन होता है और जब ये बूंदों से बाहर निकलने लगती हैं तो विक्षेपित या। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्या आगे इसकी व्याख्या दी गई है उसको भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशक क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए इसके आगे की व्याख्या हम देखेंगे, क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखें क्या कह रहा है,
कह रहा है कि परिक्षेपित होकर विभिन्न रंगों में बढ़ जाती और हमें वक्र के रूप में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। क्या है? परिक्षेपित होकर विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है और हमें वक्र के रूप में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं क्या है 1 बार परावर्तन होता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्या है? जब प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन होता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता, जिसे दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें दोस्तों लाल रंग बाहर की ओर एवं बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। जब प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार परावर्तन होता है तो जो इंद्रधनुष दिखाई देता है उसे द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है दोस्तों हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसकी दृश्यता थोड़ी धुंधली होती है और इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर एवं लाल रंग अंदर की ओर होता है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि कह रहा है जब प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन होता तो इंद्रधनुष दिखाई देता, जिसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें लाल रंग बाहर की ओर एवं बैंगनी रंग अंदर की ओर होता। जब प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार परावर्तन तो जो इंद्रधनुष दिखाई देता उसे द्वितीयक इंद्रधनुष हम कहते हैं। ठीक है, इसकी दृश्यता थोड़ी धुंधली होती है, इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर एवं लाल रंग अंदर की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि इंद्रधनुष दोस्तों हमारा क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है हमारा कि इंद्रधनुष दोस्तों क्या है, सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता। सूर्योदय के समय जब सूर्य पूर्व दिशा में होता तो इंद्रधनुष की स्थिति पश्चिम दिशा में होती, जबकि शाम के समय जब सूर्य पश्चिम दिशा में होता तो इंद्रधनुष की स्थिति पूर्व दिशा में होती। मध्याह्न के समय सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन ना होने से हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, इनका क्रम है दोस्तों लाल, फिर है दोस्तों नारंगी, फिर है पीला, फिर है हरा, फिर है नीला, फिर है जामुनी, फिर है बैगनी। ठीक है, अतः लाल रंग ऊपर, बैगनी रंग नीचे एवं हरा रंग ठीक मध्य में होता है। क्या है? अतः लाल रंग ऊपर, बैगनी रंग नीचे एवं हरा रंग ठीक मध्य में होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है एक बार और पढ़ लेंगे। कह रहा है कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता। सूर्योदय के समय जब सूर्य पूर्व दिशा में होता तो इंद्रधनुष की स्थिति पश्चिम दिशा में, जबकि शाम के समय जब सूर्य पश्चिम दिशा में होता तो इंद्रधनुष की स्थिति पूर्व दिशा में। मध्याह्न के समय सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता, तब प्रकाश का अपवर्तन ना होने से हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। देखेंगे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इनका क्रम है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। अतः लाल रंग ऊपर, बैगनी रंग नीचे एवं हरा रंग ठीक मध्य में होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लगातार दोस्तों विज्ञान की वीडियो अब आपको मिलती रहेगी और चैनल से लगातार आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।